यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम MSN के साथ साथ है जो अदर कैटेगरी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक फंडामेंटल और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पर जो भी लोग नए हैं चैनल पर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल एंड नर्सेस आपका GK GS का चैनल है, वहाँ पे आपको क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए। एक और चीज़, वहाँ पर अभी तक तो GK GS बस अपडेट होता था, वहाँ पर कंप्यूटर और हिंदी के भी क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे, तो आप लोग वो भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा नर्सिंग में मोस्ट ऑफ दी एग्ज़ाम में 25% नॉन नर्सिंग ऐड कर दी गई है, तो यहाँ पे तो उन चीज़ों को मिक्स नहीं कर पाती, इसलिए मैंने आपके लिए वहाँ पर बहुत ही मेहनत से नया नया कंटेंट ऐड किया है, तो आप जाके वहाँ पे एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैं उन सभी के लिए बता दूँ कि मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक्स PDF सभी आपको अवेलेबल हैं। आप लोग डायरेक्ट में भी बुक्स ले सकते हैं। डायरेक्ट बुक ऑर्डर करने से फ़ायदा आपको ये रहेगा कि कम प्राइस में आपको बुक अवेलेबल होगी, और फ्लिपकार्ट से भी आप लोग बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और जो लोग PDF मटेरियल से पढ़ते हैं तो उनको PDF पर अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप लोग PDF भी ऑर्डर करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्टोर्स bile produced by the liver and release it into the duodenum to aid in fat digestion। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या है क्वेश्चन, कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो बाइल को तो क्या करेगा, यहाँ पर स्टोर करेगा और उस बाइल को प्रोडक्शन लिवर करेगा। अब यहाँ पर फैट डाइजेशन के लिए रिलीज कहाँ किया जाएगा, ड्यूडेनम में। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन और अपेंडिक्स। तो आप सबको पता होगा कि बाइल है जो पित्त जिसको आप कहते हैं, तो बाइल है जो कौन बनाता है, लीवर। क्या है, लीवर इसका प्रोडक्शन करता है, रिलीज करेगा ड्यूडेनम के लिए ताकि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल। लेकिन इस बाइल का स्टोरेज कहाँ पर होता है, पैंक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, स्प्लीन में कि अपेंडिक्स में। तो जो बाइल का स्टोरेज सीधा सा क्वेश्चन है कहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। देखिए गॉल ब्लैडर है जो कि एक हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है। क्या है, पियर शेप्ड ऑर्गन है। कहाँ पे रहता है, लीवर के नीचे रहेगा। कभी कभी इसमें स्टोन भी हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलीलिथियासिस। यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, कॉलीलिथियासिस। क्या है, कॉलीलिथियासिस यहाँ पे वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बाइल क्या काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जिनकी जो गॉल ब्लैडर के लिए सर्जरी हो जाती है, गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया जाए, तो यहाँ पर उन लोगों को फैट से रिलेटेड डाइट है जो लेने को मना किया जाता है। क्योंकि आपके शरीर में गॉल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करके रखे होगा, जो आपको फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो जब रहेगा ही नहीं स्टोरेज के लिए तो कैसे आप डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर कहाँ पे रहता है, जस्ट बिनीथ द लिवर के पास में, और पियर शेप्ड और एक हॉलो ऑर्गन है। नेक्स्ट है यहाँ पर द एंजाइम एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ। तो एमाइलेज है जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर न्यूक्लिक एसिड। अलग अलग एंजाइम हैं जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि एमाइलेज जो एंजाइम है किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। तो एमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में। किसमें, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। ये देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है, एमाइलेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, और जो ब्रेकडाउन करके जो यहाँ पे सब्सटेंस बनेगा प्रोटीन के, तो क्या होंगे वो अमीनो एसिड। लिपिड के लिए क्या होगा, लाइपेज। याद रखें, लिपिड के लिए लाइपेज। पूछा जाए एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, फैट के लिए लाइपेज। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर पेरिस्टालसिस इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल that aids in the movement of food along the digestive tract. Which part of the digestive system is primarily responsible for peristalsis?
तो पेरिस्टालसिस क्या है? एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है जिससे हमारा जो भी खाना पीना हम खाते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि फूड को क्या किया जाए, मूव किया जाए। ऐसा नहीं कि मुंह से खाया, बाय ईसोफेगस स्टमक में गया तो वहीं स्टमक में जाके रह जाए। अब उन स्टमक से क्या किया जाएगा, इंटेस्टाइन में भेजा जाना है उस फूड को, तो मसल्स के मूवमेंट होंगे, तो वो प्रोसेस क्या है? पेरिस्टालसिस। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्गन है पेरिस्टालसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्राइमरी ऑर्गन, वो क्या होगा? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो पेरिस्टालसिस जो कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जैसा मैंने आपको कहा मुंह से आपने खाना खाया तो मुंह में तो आप रखे नहीं रहेंगे, बाय ईसोफेगस आपके स्टमक में जाएगा। तो जो प्राइमरी पेरिस्टालसिस ऑर्गन है वो यहाँ पे कौन सा होगा? वो होगा ईसोफेगस, फूड पाइप। एक और इसका नाम है, क्या है? फूड पाइप। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड। तो हमारी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतों में फिंगर जैसे कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का मोस्टली एब्जॉर्बेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो वाटर का एब्जॉर्बेशन की हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन जो हमारी छोटी आंतों में फिंगर जैसे प्रोजेक्शन है ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं विलाई। क्या कहलाएंगे? विलाई। इस तरीके से होंगे, देखिए जो आपको फिंगर जैसे उठी उठी सी दिख रही हैं, तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है, हमारी जो छोटी आंतें हैं फूड का एब्जॉर्प्शन करती हैं। उसके बाद जो बचा कुचा मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा, वहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा और जो बचेगा फीकल जाके तो कहाँ से? बाहर रेक्टम एंड एनस के थ्रू है जो बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर a tube that connects the throat to the stomach and is responsible for transporting food to the stomach is called। तो एक ट्यूब है जो थ्रोट से कनेक्ट होगी स्टमक तक के लिए और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। ये क्या है? ईसोफेगस, ड्यूडेनम, जेजुनम या फिर इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। बचता है यहाँ पर कि जो थ्रोट से, तो आपके थ्रोट से तो एक ही पार्ट है, बाया मुंह के बाद जो फूड किस में आता है? फूड पाइप में आता है, वो आपको स्टमक तक कनेक्ट करती है, वो कहलाता है हमारा क्या? ईसोफेगस और फूड पाइप। इस तरीके से तो ईसोफेगस के थ्रू, देखिए ईसोफेगस है जो आप फूड बॉलस है, मुंह में खाना चबा के जो आपके, क्योंकि डायरेक्ट खाना तो आपके अंदर जाएगा नहीं, मुंह में आप उसको च्यू करेंगे। आफ्टर च्यू के बाद ये कहाँ जाएगा? ईसोफेगस से अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर हैं जो ओपन होंगे, उसके बाद है जो यहाँ पे जाएगा स्टमक के जस्ट ऊपर, और लास्ट पार्ट ऑफ ईसोफेगस में जो ईसोफेगल स्फिंक्टर होंगे वो ओपन होंगे, देन वो कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा स्टमक में। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे जो इमेज दी हुई है और क्वेश्चन भी सीधा सा है कि जो पार्ट थ्रोट के यहाँ से कनेक्ट होता है लेकिन स्टमक तक कनेक्ट रहेगा तो वो क्या है? वो ईसोफेगस और फूड पाइप। फिर यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। तो जो खाने की जो पूरी प्रोसेस है, खाने की जो प्रोसेस है, लार्ज फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन किया जाना और उनको एब्जॉर्ब किया जाना, वो क्या है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन या फिर एसिमिलेशन। तो आप एक चीज़ समझिए कि आप जो भी चीज़ें खाते हैं तो डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब हो नहीं जाएंगी, ना इंजेस्ट हो जाएंगी, उनको पचाना पड़ेगा। आपने रोटी खाई तो मुंह से च्यू करेंगे, बाय ईसोफेगस स्टमक जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? वो पूरी प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है यहाँ पर द अपेंडिक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो अपेंडिक्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट का हिस्सा है? स्टमक के, कोलोन के, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के, कि ईसोफेगस के, किसके हैं? तो जो अपेंडिक्स एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब आगे का खिंचा हुआ पार्ट है, और एक इसका है लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन का, इसका
लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन का पार्ट है, तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस तरीके से देखिए, जब अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है, देखिए जब अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है तो इसी अपेंडिक्स में क्या होता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और कभी कभी बस्ट आउट भी हो सकती है, परफोरेट भी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। और आज है जो OSSC उड़ीसा का रिजल्ट है जो आ गया है, जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, मार्च में पेपर हुआ था, आज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मैं यहाँ पे आपको अभी उतना टाइम नहीं है कि सभी की इमेज और रोल नंबर ऐड कर पाऊँ। मेरे पास 10 से 12 मैसेज आए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपने अच्छे से अपनी मेहनत की, आपका एग्ज़ाम अच्छा आया था, मार्च में पेपर हुआ था आप लोगों का। आज है जो सभी के नाम आ गए और अब आपकी DB की डेट भी आ गई है, तो आप OSSC की वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लीजिए। कल क्वेश्चन दिया था आपको एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, तो यदि किसी को मैग्नीशियम ओवरडोज हो जाता है तो क्या है जो आप एज एन एंटीडोट के तौर पर देंगे। ऑप्शन में था आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट, नैलोक्सोन, विटामिन के या फिर नन ऑफ द अबव। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है, क्या है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। तो यहाँ पर यदि किसी को मैग्नीशियम ओवरडोज होता है तो क्या आप देंगे एंटीडोट के तौर पर, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। और यहाँ पर आपको मैं एक लिस्ट है जो ऐड करती हूँ जिससे आपको इजी रहे। यहाँ पे एक लिस्ट ऐड करती हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि कौन सी ड्रग में क्या एंटीडोट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट का मतलब ऐसी ड्रग जो भी आपने मेडिसिन ली है उसके इफेक्ट को कम कर दे, क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, उसके इफेक्ट को कम कर दे, तो वो कहलाता है क्या, एंटीडोट। मेडिसिन दी हुई है और उनके एंटीडोट दिए गए हैं, जैसे एसिटामिनोफेन और पैरासीटामॉल। क्या है, एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामॉल ओवरडोज हो जाए तब आप क्या है जो एंटीडोट के तौर पे ले सकते हैं, वो होगा एसिटाइल सिस्टीन। क्या होगा, एसिटाइल सिस्टीन। एंटीकोलिनार्जिक ड्रग आ जाए, यदि ओवरडोज पूछे आपको हो जाए तो तब एंटीडोट आप क्या देंगे, फार्सूस्टिग्माइन। ये भी आपको आ चुका है एग्जाम में। बेंजोडाइजापाइन से यदि ओवरडोज हो जाए, बेंजोडाइजापाइन की कोई सी भी क्लास की ड्रग, तो फ्लोमेजेनल एजेन एंटीडोट के तौर पे दी जाएगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यदि ओवरडोज होता है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पर जो आपको मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है यहाँ पर भी वही सेम है और यहाँ पे भी हुए, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की यदि ओवर टॉक्सिसिटी हो जाए या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जो भी कोई सी भी मेडिसिन, क्या है, कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स हैं किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, BP के लिए, इसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यदि इन केस इसका ओवरडोज हो जाए, क्या हो जाए, इसका ओवरडोज हो जाए, तो यहाँ पर उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या देंगे, कैल्शियम क्लोराइड। क्या देंगे, कैल्शियम क्लोराइड। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं हाई BP अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, जितनी भी डिपेंड करके मेडिसिन है वो सभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, भी आप याद रखें। साइनाइड, जो साइनाइड है यदि ओवरडोज हो जाए तो क्या देंगे आप, मिथिलीन ब्लू, डिगॉक्सिन। इसकी टॉक्सिसिटी एग्जाम में बहुत आती है, कब नहीं देना है ये भी आता है। डिगॉक्सिन ओवरडोज होता है तो डिगॉक्सिन, इम्यून फेव और डिजीवाइन दे सकते हैं। हेपेरिन का है प्रोटामाइन सल्फेट, हेपेरिन से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं। इसका एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। आयरन है तो डिफ्रॉक्सामाइन देंगे आप। इंसुलिन ओवरडोज होता है तो ग्लूकागोन देंगे क्योंकि इसके इफेक्ट को ये कम करेगा। अब यहाँ पर ओपियोइड्स यदि ओवरडोज हो जाए तो नैलोक्सोन देंगे। क्या देंगे, नैलोक्सोन। इंसिडेंस एक्सेप्ट, तो इंसिडेंस को लेके सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है आपका इट इज़ अ रेट, डज नॉट इंक्लूड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, न्यूमरेटर इंक्लूड्स नंबर ऑफ न्यू केसेस, डिनोमिनेटर इंक्लूड्स पॉपुलेशन एट रिस्क। तो यहाँ पर क्या है जो इंसिडेंस को लेके गलत है। पहली चीज़ इंसिडेंस है क्या,
इंसिडेंस रेट है जो क्या है, एक तो ये रेट है, मतलब कि जो जनता में नए केसेस आते हैं किसी भी डिसीज़ को लेके वो है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। यहाँ पर यह बिल्कुल यूनिट ऑफ टाइम है क्योंकि यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम भी हो गया। न्यूमरेटर का मतलब नंबर ऑफ नए केसेस, और डिनोमिनेटर में कितनी जनता रिस्क पर है वो आएगी। तो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट करके यदि क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से तो क्या होगा, डज नॉट इंक्लूड द यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर टाइम इंक्लूड किया जाएगा कि कितने नए केस कितने टाइम पे आए हैं, वो चीज़ होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डज नॉट इंक्लूड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। ये देखिए यहाँ पर जो इंसिडेंस है एपिडेमियोलॉजी में, यहाँ पर जो भी नए केसेस आते हैं किसी भी डिसीज़ के किसी एक गिवन पॉपुलेशन एरिया में, वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे नए केसेस। और कितनी जनता रिस्क पर है वो भी यहाँ पर एज एन डिनोमिनेटर के तौर पे इंक्लूड की जाएगी। तो ये क्या है, रेट है, डिनोमिनेटर है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वहाँ के नए केस हैं वो क्या है, इंसिडेंट रेट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डज नॉट इंक्लूड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम है जो एक टाइम की भी वैल्यू है कि इतने टाइम में यदि जो नए केसेस आते हैं वो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग का नॉर्सेट में आ चुका है। फर्स्ट टाइम जब नॉर्सेट हुआ था तब ये क्वेश्चन आया था। स्पेल्डिंग साइंस इज, तो स्पेल्डिंग साइंस कौन सा साइन है, स्पाइना वाइफिडा, अबॉर्शन, आईयूडी या फिर बेबी विथ कार्डियोसेंथेसिस। तो स्पेल्डिंग साइन कौन सा साइन है, तो स्पेल्डिंग साइन देखने को या तो किस में मिलेगा, यदि स्पाइना वाइफिडा का केस है तो इसमें बच्चे स्पाइना वाइफिडा में क्या होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्यूरिंग कंसीव करने के बाद बच्चे का जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगा और जो कंडीशन है डेवलप होगी स्पाइना वाइफिडा। अबॉर्शन में तो पूरा जो यूट्रस में जो को किस में मिलेगा, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डेथ, मतलब जो बेबी है फीटस है उसकी डेथ यूट्रस में ही हो जाना। तो उस टाइम पे जो साइन दिखाई देगा जब अल्ट्रासोनोग्राफी की जाएगी तब क्या होगा, उस साइन को क्या कहा जाएगा, स्पेल्डिंग साइन। और इस साइन का मतलब यहाँ पर देखिए जो एक सोनोग्राफी दिखाई जा रही है इसमें बेबी जो फीटस है इसकी स्कल बोन्स है क्या है एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ फीटल ब्रेन डेथ के कारण। तो जो फीटल स्कल की जो बोन्स है क्या है, कोलैप्स हो जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी, जिसको आप कहेंगे ओवरलैपिंग होना फीटल स्कल की बोन्स का यूट्रस में ही। और ये कब होता है, जब फीटस की डेथ हो जाए, यूजुअली अ वीक और मोर आफ्टर फीटल डेथ इन द यूट्रस। हो सकता है 1 हफ्ता हो जाए बच्चे की डेथ को हुए या फिर 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, तब जो साइन डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखेंगे उसमें जो साइन देखेगा यूएसजी में वो साइन क्या कहलाएगा, स्पेल्डिंग साइन। दैट मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ द फीटल क्रेनियल बोन्स और स्कल बोन्स। फीटस की जो क्रेनियल और स्कल बोन्स हैं फीटल डेथ होने के कारण वो क्या होंगी, पूरी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी, वो क्या कहलाएगा आपका स्पेल्डिंग साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। हमने कल पढ़ा था कि जो टॉप लेवल पे क्या बताया जाएगा, अब यहाँ पे है कि सबमर्ज्ड पोर्शन है आइसबर्ग का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अनडायग्नोज्ड केस, क्लिनिकल केस, डेड केस या फिर ट्रीटेड केस। सबमर्ज्ड पोर्शन कौन से केस बताएगा, आइसबर्ग फिनोमिना आपको आता है तो वो बताएगा आपको कौन से अनडायग्नोज्ड केस, कौन से अनडायग्नोज्ड केस। सबमर्ज्ड पोर्शन जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, अनडायग्नोज्ड केस। जो सबमर्ज्ड पोर्शन है अनडायग्नोज्ड सब क्लिनिकल केस कैरियर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जो फ्लोटिंग टिप है, सबसे ऊपर की जो फ्लोटिंग टिप है, जो भी फिजिशियन ने चेक किए या फिर जो कंफर्म केस है वो बताएगा कौन सा पोर्शन। फ्लोटिंग टिप पूछें तो वो, और सबमर्ज्ड पोर्शन पूछें तो क्या है, सब क्लिनिकल केस और अनडायग्नोज्ड केस। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इज। पोलियो इन्फेक्शन पोलियो वायरस से होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा। लेकिन ये फैलता कैसे है, थ्रू द वेक्टर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट या फिर थ्रू द ब्लड। तो किसके थ्रू फैलेगा पोलियो इन्फेक्शन,
पोलियो इन्फेक्शन फैलता है फीको ओरल रूट से। किससे? फीको ओरल रूट के थ्रू। जो पोलियो वायरस है वो गंदा, जो भी यहाँ पर कंटामिनेटेड, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो गंदा खाना पीना है उसके थ्रू आपकी बॉडी में इसके वायरस एंटर हो सकते हैं। लेकिन पोलियो माँ के वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी बच्चे में होने के रिस्क रह सकते हैं। तो यहाँ पर पोलियो इन्फेक्शन का यदि स्प्रेड पूछें तो क्या है? फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस ए और ई का पूछे तो फीको ओरल रूट। नेक्स्ट वन, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो पानी में यदि हार्डनेस है तो किसके प्रेजेंस होने के कारण है? पानी में ऐसा क्या है कि पानी हार्ड है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट की प्रेजेंस से, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो पानी में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो पानी हार्ड रहेगा? आपने सुना होगा कहीं कहीं का पानी बहुत हार्ड होता है। वो हार्ड आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप पीने के बाद आपको बहुत हैवी हैवी फील होगा। वो इसलिए क्योंकि इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहेंगे, इसलिए ये वाला पानी पीने में आपको कैसा लगेगा? हैवीनेस टाइप की लगेगी, एक भारीपन सा लगेगा। वो क्या है? पानी की हार्डनेस। नेक्स्ट इज, a client is suffering from diabetic mellitus, which of the following symptom indicate hyperglycemia। तो यदि कोई मरीज डायबिटिक मेलाइटिस वाला है तो उसमें कौन से सिम्टम प्रेजेंट करेगा कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है? डायफोरेसिस, डिजीनेस एंड हंगर, हेडेक, ब्लड विजन एंड नोजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डायबिटिक मेलाइटिस वाले में डायफोरेसिस होता है, पसीना आता है, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। डिजीनेस है जो हाइपो वाले में होती है मेनली। अब यहाँ पर हेडेक भी होता है, ब्लड विजन होगा, लेकिन नोजिया नहीं होगा। फिर पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, बहुत यूरिन पास करेंगे, बहुत आपको प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा यहाँ पर? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। तो ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए, अब आप आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको भूख खूब लगेगी, पॉलीफेजिया का मतलब है कि खूब भूख लगेगी, आपकी जो खाने पीने का वो बढ़ जाएगा। पॉलीडिप्सिया को प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेंगे। तो 3 क्लिनिकल साइन कंसीडर किए जाएंगे। 3 पीस साइन, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, क्या है? पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी पियोगे, सूसू जाओगे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। नेक्स्ट वन, पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। तोते जैसा पढ़ना, क्या है? तोते जैसा पढ़ना है यहाँ पे, तो वो किस में देखने को मिलेगा? नियोलॉगिज्म में, डिस्कैल्कोलिया, इकोपरैक्सिया, या फिर इकोलेलिया। कौन से केस में यहाँ पर आपको क्या है? कौन से केस में यहाँ पर आपको तोते जैसा रिपीटेशन ऑफ वर्ड मिलेगा? वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इकोलेलिया। रिपीटेशन ऑफ वर्ड, तोते जैसा बोलना, जो तोता बोलता है, जो आप बोलते हैं वो तोता रिपीट कर जाता है, मिट्ठू मिट्ठू, वही यहाँ पे आप बोलेंगे मिट्ठू, चित्रकोटी, तो वो भी सेम वही बोलेगा। ऐसे ही यहाँ पर है इकोलेलिया। नियोलॉगिज्म का मतलब होता है कि कुछ नए वर्ड्स का बनाना। डिस्कैल्कोलिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें आपकी एबिलिटी है जो नंबर बेस्ड परफॉर्म मैथ को समझने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या यूज़ होगा? किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, या फिर ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। क्या है जो पैसिव इम्यूनाइजेशन में यूज़ किया जाएगा? पैसिव में आपका ह्यूमन और एनिमल सेरा है जो यूज़ होगा। क्या होगा? ह्यूमन और एनिमल सेरा। नेक्स्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी पढ़ लेंगे। इट्स बेस्ड ऑन जो बैक्टीरिया, खाने पीने वाले जो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही, हवा खाते हैं कि खाना खाते हैं वो। तो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स,
फोटोट्रॉप्स या फिर कीमोट्रॉप्स। तो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया हैं? तो वो हो गया यहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया। कौन से? हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया कहलाएंगे। हेट्रोट्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिक कार्बन इज कार्बन सोर्स, तो उनका जो खाने पीने का सोर्स क्या है? कार्बन है। ऑटोट्रोप का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक सोर्स होगा। क्लियर? फोटोट्रोप का मतलब इनको फोटोसिंथेसाइजेशन की ज़रूरत है। और कीमोट्रोप का मतलब केमिकल कंपाउंड खा पी के क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। तो क्या है यहाँ पर? कीमोट्रोप्स मतलब केमिकल वाले, फोटोट्रोप्स मतलब लाइट की ज़रूरत है इनको अपनी ग्रोथ करने के लिए। ऑटोट्रोप में एक इनऑर्गेनिक CO2 इनका सोर्स होगा। अब यहाँ पर न्यूट्रिशनली नहीं लेकिन दूसरी लिविंग थिंग्स के ऊपर जिंदा रहेंगे ऑटोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप में इनका जो न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट होंगे यहाँ पर, वो कौन से होंगे? हेट्रोट्रोप। बस। नेक्स्ट इज which of the following features is present only in dementia when compared with the delirium? जब यहाँ पर डिमेंशिया को डेलीरियम से कंपेयर करेंगे तो वो सिम्टम ओनली डिमेंशिया वाले में होंगे, डेलीरियम वाले में नहीं होंगे। मिस परसेप्शन, विविड इल्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर सिस्टमेटाइज्ड डिल्यूजन अकर्स अर्ली। क्या है जो यहाँ पर डिमेंशिया वाले में है लेकिन डेलीरियम में नहीं होगा? तो होगा सिस्टमेटाइज्ड डिल्यूजन अकर्स। क्या है? सिस्टमेटाइज्ड डिल्यूजन अकर्स। बाकी दोनों चीज़ें सेम होंगी दोनों में। देखिए डेलीरियम डिमेंशिया से किस तरीके से अलग है ये भी पूछ सकते हैं। तो डेलीरियम क्या है? रैपिड है, इसमें MMSE जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कम होगा। ये कम होगा मतलब आपको प्रॉब्लम है। डिमेंशिया तो आपको कुछ लगने के कारण हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है। डेलीरियम फिर क्या है? डेज टू वीक तक चलेगा। क्या है? डेलीरियम है जो आपको कोई भी मेडिकेशन वगैरह दी जाती है। तो डिमेंशिया जनरली ओल्ड एज पर्सन को होगा, लंबा चलता है। कितना? बहुत लंबा चलेगा, सालों साल तक। अब यहाँ पर स्लीप वेक साइकिल की बात करें, रिवर्स रहेगी डेलीरियम वाले में, और बाकी डिमेंशिया वाले को तो नींद ही नहीं ज़्यादा आएगी। डेलीरियम होता है कम एज वालों को, लेकिन डिमेंशिया ओल्ड एज वालों को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज द पर्सन विच इज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब, इट इज कॉल्ड एज। एक पर्सन को NG ट्यूब इंसर्ट की गई स्टमक में ताकि जो भी उसने खाया उसको क्या किया जाए? फ्लश आउट किया जाए, उस ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला जाए। तो क्या? कॉलोनिक इरिगेशन, डीकम्पनसेशन, गैस्ट्रिक लेवेज या फिर गैस्ट्रिक गैवेज क्या कहलाएगा? खाया पिया जो भी है स्टमक में उसको ट्यूब डाल के, NG ट्यूब डाल के फ्लश आउट करना है तो कहलाएगा गैस्ट्रिक लेवाज। क्या है? गैस्ट्रिक लेवाज। गैस्ट्रिक गैवेज में तो आप भेजेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट किसी भी प्लास्टिक ट्यूब के थ्रू सीधा स्टमक में, लेकिन गैस्ट्रिक लेवाज में क्या है? बाहर निकालेंगे। कोई पॉइजन जहर वाला केस हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, यहाँ पर गैस्ट्रिक लेवेज है जो यूज़ किया जाएगा। गैवेज यूज़ किया जाएगा जब कुछ खाने पीने देंगे आप उसके लिए। नेक्स्ट वन इज एनीमिया विच इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो एनीमिया जो कि विटामिन B12 के कम एब्जॉर्प्शन के कारण होगा। यहाँ पर अब कम विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है तो कौन सा होगा? एप्लास्टिक, सिकल सेल, डाइमॉर्फिक या फिर एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी के कारण हो रहा है। विटामिन B12 की कमी का पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है सीरम फेरेटिन टेस्ट। क्या है? सीरम फेरेटिन टेस्ट कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसने कितना विटामिन B12 एब्जॉर्ब किया है। और यदि यहाँ पर इसकी कमी होती है जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। क्या? एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। फ्लैगमेसिया अल्बाडोनेल्स रिफर्स टू, तो यहाँ पर एक टर्म है फ्लैगमेसिया अल्बाडोनेल्स, तो इसका मतलब क्या है? डीप वेन थ्राम्बोसिस, वेरिकोज वेन, वीनस थ्राम्बोएम्बोलिज्म,
रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है वो क्या होगा? फ्लेग्मा एल्वा डोलेंस। तो इसका मतलब है आपका रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। क्या है? रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जो कि यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसके लिए टर्म यूज़ किया जाएगा फ्लेगमेसिया एल्वा डोनेल्स, जो कि एक नॉट रिस्पॉन्सिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के कारण होगा। और ये किस में होता है? पोस्टपार्टम फीवर भी एक तरीके से, जो कि पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नाम से जाना जाता है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपको पोस्टपार्टम पीरियड में डिलीवरी होने के बाद, बच्चे की डिलीवरी करने के बाद आपको लंबे टाइम तक फीवर रहेगा, और जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर कभी कभी ये इंटरनल ओवेरियन वेंस को भी डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया है? फ्लेग्मा एल्वा डोनेंस। तो यहाँ पर जो फ्लेग्मासा एल्वा डोलेंस है, इसका मतलब क्या है? रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये एक सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है जिसमें यहाँ पर यदि इन्फेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से भी नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो वेंस की बॉल है उनको भी डैमेज कर सकता है, और इवन कुछ केस में ओवेरियन वेंस हैं जो डैमेज हो सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द सेंसस काउंट इज टेकन ओनली वंस इन विच ईयर। तो जो जनगणना है हर कितने साल में होगी? 5, 10, 9 या फिर 8। तो जो सेंसस है एवरी 10 ईयर में कंडक्ट किया जाता है। कब? हर 10 साल में। पहला हुआ था 1881 में, लास्ट टाइम हुआ था 2011 में, उसके बाद से तो नहीं हुआ है। आपके एग्जाम में SRS डेटा में से है जो जरूर पूछ लेंगे, क्योंकि एवरी वीक में अपडेट किया जाता है क्या? SRS डेटा। नेक्स्ट वन, जेट ट्रैक मेथड इज यूज्ड फॉर गिविंग IM इंजेक्शन विकर्स। तो जेट ट्रैक मेथड है जो IM इंजेक्शन, जितने भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको कुछ इंजेक्शन को जेट ट्रैक मेथड के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ईजी एडमिनिस्ट्रेशन है, रिड्यूस द पेन है, फास्ट एक्शन है कि सील द मेडिकेशन। क्या है जिसके कारण बहुत सारी मेडिकेशन जेट ट्रैक मेथड से एडमिनिस्टर की जाती हैं? तो वो है मेडिकेशन को सील करना। जेट ट्रैक मेथड से सभी मोस्ट ऑफ दी IM इंजेक्शन वो IM इंजेक्शन दिए जाते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ को जाके इरिटेट करने का काम करेंगे, और इरिटेशन कब हो जाएगा? मेडिकेशन लीक होगी। लेकिन जेट ट्रैक मेथड के थ्रू मेडिकेशन लीक नहीं होगी, टिश्यूज़ में इरिटेशन नहीं होगा, इसलिए मेथड अपनाई जाती है। कौन सी? जेट ट्रैक मेथड। यहाँ पर मेडिकेशन को लीक होने से, ट्रैक होने से बचाने के लिए, ताकि टिश्यूज़ में इरिटेशन ना हो, इसलिए जेट ट्रैक मेथड से इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट इज होल एग एंड वाइड रिस्ट आर द फीचर्स ऑफ। तो वो लेग और वाइड रिस्ट किसका फीचर है? CDH, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स या फिर पोलियो। तो वो लेग और वाइड रिस्ट दोनों देखने को मिलते हैं किसमें? देखने को मिलते हैं रिकेट्स में। ये रहे वो लेग जहाँ पर आपके लेग हैं जो आसपास रहते हैं, लेकिन इसमें वाइडली क्या रहेंगे? दूर दूर को रहेंगे, और ये कहलाता है वो लेग। वो लेग वाइड रिस्ट मतलब किसमें? रिकेट्स में। और रिकेट्स किसके कारण होगा? विटामिन D की कमी के कारण बच्चों में। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एल्कोहल विड्रावल सिम्टम। तो ड्रग ऑफ चॉइस DOC क्या है? विड्रावल सिम्टम के लिए अल्कोहल के नैलोक्सोन, डाइसल्फ्राम, एसिटामिनोफेन या फिर क्लोरडाइज़ापॉक्साइड। मतलब यदि शराब छोड़े हुए 2 से 3 दिन हो गए तो आपकी बॉडी विड्रावल सिम्टम दिखाएगी, लेकिन उन विड्रावल सिम्टम को भी ट्रीट किया जाएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे आप, अदरवाइज पर्सन कुछ भी कर सकता है। तो अल्कोहल के जो विड्रावल सिम्टम होंगे, किसी ने बहुत लंबे टाइम तक आप उसकी शराब छुड़वाना चाहते हैं तो उसको डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है, जहाँ पर उसको एज यदि डिटरेंट एजेंट पूछे तो वो होती है डाइसल्फ्राम। क्या होगी? डाइसल्फ्राम। लेकिन विड्रावल सिम्टम के लिए पूछा जा रहा है कि विड्रावल सिम्टम के लिए क्या होगा? होगी क्लोरडाइज़ापॉक्साइड। क्या होगी? क्लोरडाइज़ापॉक्साइड, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? अल्कोहल विड्रावल सिम्टम ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन,
A patient diagnosed with HIV/AIDS refused to disclose HIV status to his wife. Which among the following is the appropriate action for doctor or as a nurse? यदि किसी मरीज को HIV निकलता है तो वो अपनी पत्नी को जाके बताने में हिचकिचाता है और डॉक्टर से वो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो अपनी वाइफ को रिसेंट में तो ये चीज़ नहीं बताना चाहते, रिफ्यूज़ करता है कि नहीं। तो एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप क्या करेंगे? कीप द इंफॉर्मेशन एज कॉन्फिडेंशियल, इन्फॉर्म हिज वाइफ सीक्रेटली विदाउट हिज नॉलेज, काउंसिल हिम एंड मेक हिम विलिंग टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन टू वाइफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए आप यहाँ पे क्या करेंगे। मान लीजिए आपको एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ नर्स पता चलता है कि इस पेशेंट के लिए गोनोरिया है या फिर HIV/AIDS, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे कि उसकी वाइफ को सीक्रेटली बता देंगे, कि उसकी काउंसलिंग करेंगे कि जब आपकी इच्छा हो आप लेकिन अपनी वाइफ को बताइए ज़रूर। क्या करेंगे आप? तो ऐसे केस में एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एज अ नर्स और एज अ CHO आप क्या कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे रखेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंशियल जो ऑप्शन है उनको भी देखिए आप, ना तो उसकी वाइफ को सीक्रेटली बताएंगे, ये काम भी नहीं करना, आपको चुगली करने जैसा हो जाएगा, आपके प्रोफेशन के लिए सही नहीं है। तीसरी चीज़ है यहाँ पर कि उसकी काउंसलिंग करेंगे। क्या करेंगे इन तीन में से आप यहाँ पर उस पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे कि आप अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को ये चीज़ बताइए। तो यहाँ पर आपको उसकी काउंसलिंग इसलिए करना है कि वो जाके बेझिझक होके ये चीज़ अपनी वाइफ को बता सके। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पर्सन की काउंसलिंग करनी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो? काउंसिल हिम एंड मेक हिम विलिंग टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू हर वाइफ। Alcohol is using in clinical setting for the skin disinfection. This alcohol is made by, तो जो अल्कोहल क्लिनिकल सेटिंग में जो आप सैनिटाइज़र यूज़ किए हैं, बहुत यूज़ किए हैं कोविड के टाइम पर, तो उसमें कौन सा अल्कोहल मिक्स रहता है? इथाइल, मिथाइल, इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल रहेगा? वो भी कुछ कम अमाउंट में रहता, बहुत ही कम लिमिट में रहता है। तो यहाँ पर कौन सा अल्कोहल यूज़ किया जाएगा हॉस्पिटल में, क्लिनिकल सेटिंग में, और जो आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो वो कौन सा अल्कोहल है? वो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आइसोप्रोपिल। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड फीटल वेट इज। तो फीटल का एस्टिमेटेड वेट चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? जॉनसन्स फॉर्मूला, नेगल्स फॉर्मूला, जैकबसन फॉर्मूला या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है यदि फीटस का वेट चेक करना है? आपको बच्चा गर्भ में ही है और आपको बच्चे का क्या करना है? वजन पता करना है। जो डिलीवरी होती है, जब यहाँ पर पहले से जो स्कैनिंग की जाती है उसमें बताया जाता है कि आपके बच्चे का वजन इतना है, अब आपको इंड्यूस कर सकते हैं, सिजेरियन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो फीटस का वेट है जो कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? कौन से फॉर्मूला से? नेगल्स रूल से तो आप EDD निकालेंगे कि कब डिलीवरी होगी। जैकबसन फॉर्मूला है जो यहाँ पर, जो जैकबसन फॉर्मूला है ये भी हमारी मेडिकल में यूज़ किया जाता है, लेकिन जैकबसन फॉर्मूला यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा फीटल वेट पता करने के लिए कि गर्भ में पल रहे बच्चे का वजन कितना है, वो होगा जॉनसन्स फॉर्मूला। कौन सा? जॉनसन्स फॉर्मूला। और यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे फीटल वेट को? यदि आपको ग्राम में पता करना है तो फीटल हेड एट प्लस स्टेशन, फीटल हेड एट 0 स्टेशन, फीटल हेड एट माइनस स्टेशन। तो यहाँ पर यदि फीटल वेट की बात करें, आपको एक तो हो गया जॉनसन्स फॉर्मूला, ये जब आपकी सोनोग्राफी की जाती है उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज़ होता है, वो होता है डेयर्स फॉर्मूला। फंडल हाइट इन सेंटीमीटर
इक्वल इंटू एब्डोमिनल गर्थ इन सेंटीमीटर। तो फंडल हाइट कितनी है और एब्डोमिनल गर्थ क्या है उसको कैलकुलेट करके, तो डेयर्स फार्मूला हो गया, जॉनसन्स फार्मूला हो गया, गर्भ में पल रहे बच्चे का यूट्रस में जो फीटस है उसका वेट पता करने के लिए फार्मूला यूज़ किए जाते हैं। तो जॉनसन्स फार्मूला हो गया, एक और होता है डेयर्स, तो ये दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, फीटल वेट के लिए। नेगल्स यूज़ किया जाता है ईडीडी के लिए। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इज, तो ओव्यूलेशन मतलब किसी का पीरियड्स का आएंगे तभी तो एग रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा तब तो पीरियड्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। नाउअडेज हर एक चीज़ के लिए दवाई हैं, तो यहाँ पर जो मेडिकेशन यूज़ की जाएगी वो क्या होगी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मेटफॉर्मिन या फिर क्लोमिफेन। तो डीओसी या फिर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे ओव्यूलेशन के लिए एग रिलीज होगा आपका, तो वो क्या होगी, क्लोमिफेन। क्या होगी, क्लोमिफेन, जो कि ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग टैबलेट है। नेक्स्ट वन इज कैंसर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बाय, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नर्सिंग का आता भी है। सर्वाइकल कैंसर का कॉज क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HIV, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। तो जो ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन होता है उसके लिए ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। ट्रिप्नोमा पैलिडियम है सिफिलिस के लिए, किसके लिए, सिफिलिस के लिए। HIV एड्स वाला वायरस है यहाँ पर। HPV क्या है, HPV सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन और जुड़ते हैं। पहला, पेप स्मीयर किया जाता है टेस्ट सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, होता किससे है, सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। यहाँ पर इसके लिए नाउ अ डेज रिसेंट में इंडिया ने, अभी तक इंडिया ने जो वैक्सीन नहीं बनाई थी लेकिन अभी बनाई है सर्वावैक वैक्सीन, जो कि बहुत ही जल्दी है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में 14 साल तक की एज की गर्ल्स को है जो लगाई जाएगी, ताकि सर्विक्स कैंसर से प्रिवेंट किया जा सके। तो इंडिया की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होगी जो कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ेगी, और जो आधार पूनावाला की कंपनी है वो इसके लिए बनाएगी, किसको, सर्वावैक को, सीरम इंस्टीट्यूट इसको बनाएगी। नेक्स्ट इज इन इंट्राथीकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग थ्रू द, तो इंट्राथीकल इंजेक्शन दिया जाता है तो मेडिसिन कहाँ पे दी जाएगी, सुप्राफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी में कि स्पाइन में, कहाँ पे दी जाएगी इंट्राथीकल इंजेक्शन। तो इंट्राथीकल, थीकल का मतलब ही आपकी पूरा जो बैक है वो एरिया हो गया, और ये हो गई आपकी स्पाइन, क्या होगी, स्पाइन। जो इंजेक्शन स्पाइन में दिए जाते हैं सीधा डायरेक्ट, जिनकी एंट्री आपको सेरिब्रल और जो CSF है स्पाइनल फ्लूइड में CSF में मिलाना है उसमें दिए जाएंगे, तो क्या होंगे, इंट्राथीकल इंजेक्शन, और कहाँ पे दिए जाएंगे, सीधा स्पाइन में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। तो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग, रात के टाइम में बिस्तर में सूसू करते हैं यदि बच्चे बड़े, तो क्या दवाई देंगे आप, इमिप्रामाइन, ट्राजोडोन, क्लोरप्रोमाजीन या फिर सर्ट्रेलिन। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन देंगे एन्यूरेसिस के लिए, DOC पूछा है तो वो होगी इमिप्रामाइन। लेकिन यदि यहाँ पर बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के नहीं देना, एक तो मिलेगी ही नहीं आपको मेडिकल पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो इमिप्रामाइन है जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, बाजार में टोफ्रानिल नाम से अवेलेबल होगी। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये मेन तो डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन कभी कभी इसका यूज़ पैनिक और एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए भी होता है। साथ ही साथ यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेड वेटिंग, तो ये यही है सेम, इमिप्रामाइन। नेक्स्ट इज What should you monitor when a patient taking high dose of acetaminophen over a prolonged period? यदि कोई मरीज लंबे समय तक क्या ले रहा है, एसिटामिनोफेन लेता है, एसिटामिनोफेन की जगह आपको पैरासीटामोल भी एग्जाम में आ सकता है। यदि वो ड्रग ले रहा है तो आप क्या टेस्ट कराएंगे उसका,
पीटी टाइम चेक करेंगे, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन या फिर लिवर फंक्शन। कौन सा टेस्ट कराएंगे आप मरीज का? यदि मरीज लंबे टाइम से एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल लेता है तो यहाँ पर आप मरीज का लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, LFT कराएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी जो मेडिकेशन है और मेटाबोलाइज कहाँ से होती हैं? लिवर से। और स्पेशली एसिटामिनोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गई, ये यदि आपने हाई डोज में ले ली, ज़्यादा ले ली, तो यहाँ पर आपका लिवर डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। उसी लिवर को तो पता करना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, इसलिए आप क्या कराएंगे? LFT कराएंगे। नेक्स्ट इज रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नोट्स आर फाउंड इन। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं, कहाँ पे पाई जाएंगी? ल्यूकेमिया के केस में, हॉकिंस लिम्फोमा में, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा में कि मल्टीपल माइलोमा में। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नोट्स कहाँ पे पाए जाएंगे? ल्यूकेमिया, हॉकिन लिम्फोमा, नॉन हॉकिन लिम्फोमा या फिर मल्टीपल माइलोमा में। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं जो कहाँ पे पाई जाएंगी? हॉकिंस लिम्फोमा में। हॉकिंस लिम्फोमा है जो क्या है, एक तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जर्मिनल सेंट या फिर हमें भी यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज, एक तरीके का कैंसर ही है। तो इन सेल को ल्यूक्यूनार हिस्टियोसाइट्स फॉर सर्टेन टाइप सेल्स भी कहा जाता है, जो कि जाइंट सेल होंगी। बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी कब की जाती है? बायोप्सी होती है जब आपको कैंसर का डाउट हो या फिर कैंसर का टेस्ट कराना हो तब। तो हॉकिंस लिम्फोमा के केस में जब बायोप्सी होती है तो जो सेल्स देखने को मिलेंगी वो कहलाती रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जो कि जनरली बी लिम्फोसाइट्स का डेरिवेटिव फॉर्म रहेंगी। नेक्स्ट वन, नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो यदि आपके अपर एयरवे ट्रैक्ट में कुछ फंस जाता है तो आप कैसे ठीक करेंगे? जाथ्रस्ट मैन्यूवर, एप्ले मैन्यूवर, हेमलिच मैन्यूवर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा मैन्यूवर आप अपनाएंगे ठीक करने के लिए? जाथ्रस्ट, एप्ले या फिर हेमलिच? कौन सा मैन्यूवर आपको अपनाना है? तो यहाँ पर यदि अपर एयरवे में कुछ भी चोकिंग हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो आप हेमलिच मैन्यूवर अपना के ठीक करेंगे। किससे? हेमलिच मैन्यूवर से। एप्ले मैन्यूवर है जनरली यूज़ किया जाता है यदि किसी को बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो हो रहा है। वर्टिगो मतलब है कि ये जनरली किसी को एक साइड करवट लेके लेटने में प्रॉब्लम होती है, उसको लगेगा कि उसके कान के अंदर कुछ है जो रिंगिंग टाइप का साउंड हो रहा है, तो यहाँ पर वर्टिगो होगा, मतलब चक्कर टाइप से जो आएगा वो है। तो जो एप्ले मैन्यूवर है वर्टिगो के लिए किया जाएगा। जाथ्रस्ट मैन्यूवर एयरवे ओपन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि वर्टिगो के लिए होगा क्या? एप्ले मैन्यूवर। यदि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हेमलिच, और एक इसके लिए एयरवे के लिए। नेक्स्ट इज, और यहाँ पर जो हेमलिच मैन्यूवर है, यदि एब्डोमिनल थ्रस्ट के, कभी कभी हेमलिच मैन्यूवर की जगह आपको एग्जाम में एब्डोमिनल थ्रस्ट भी आ जाता है, तब भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। बच्चों में आता है तो 5 बैक ब्लो, और छोटे एडल्ट्स में आता है तो हेमलिच। नेक्स्ट इज, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बुलस इन अ पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट। यदि मान लीजिए किसी मरीज को कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, तो एज अ नर्स आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि पल्मोनरी एम्बुलस डेवलप ना हो। मतलब कि जो आपका वेन में ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें कोई भी क्लॉट ना बने और वो जम के लंग्स में ना जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? पल्मोनरी एम्बुलस। और इस एम्बुलस को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? लेकिन मरीज को बेड रेस्ट दिया गया है पूरे तरीके से। ऑप्शन में है, लिमिट द पेशेंट फ्लूइड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, यूज द नी गैप्स व्हेन द क्लाइंट इज इन बेड, या फिर टीच द पेशेंट टू मूव लेग्स इन द बेड। यदि बेड रेस्ट दिया है तो यहाँ पे आप पर्सन को कफिंग ब्रीदिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एम्बुलस की ब्लड में क्या वो हो जाए, एम्बुलाई बन के फ्लो होके लंग्स में ना पहुँचे, सीधी सी बात। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? उसके पैर हिलाने के लिए कहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एम्बुलेंस बनने का खतरा होता है जो भी लॉन्ग वेन्स होंगी वहाँ पर। तो यहाँ पर लेग में ही आप पॉसिबल हो तो हाथ पैर दोनों हिलाते रहिए ताकि आपको एम्बुलेंस का फॉर्मेशन ना हो
एम्बुलस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो पल्मोनरी एम्बोलाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू, तो फुट ड्रॉप किसके कारण होगा? सियाटिक नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सिस, डीप पेरोनियल नर्व या फिर सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो किसके कारण फुट ड्रॉप होगा? आपको लगेगा कि पैर नीचे को लटका सा हुआ है, तो ये होगा आपका डीप पेरोनियल नर्व के डैमेज होने के कारण। ये देखिए जो डांसर्स होते हैं जनरली उसमें बहुत देखने को मिलेगा। फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट। जो आपके पैर का आगे का हिस्सा है वहाँ पे जो मसल्स हैं उन मसल्स में वीकनेस होना या फिर पैरालिसिस होना। और यहाँ पर जो नर्व ही रहेगी जो पैरालिसिस वाले काम करती है वो नर्व होती है पेरोनियल नर्व, जो आपके पैर को उठाने में हेल्प करती है। तो ये क्या है? फुट ड्रॉप, इनएबिलिटी टू लिफ्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट ऑफ द ग्राउंड। तो आप अपने पैर को धरती पे प्रॉपर नहीं उठा पाएंगे, ये होता है डीप पेरोनियल नर्व में इंजरी के कारण। नेक्स्ट इज डेलिरियम ट्रेमर्स इज अ विड्रावल सिम्टम। अब तो डेलिरियम ट्रेमर्स किसके विड्रावल सिम्टम है? ओपियोइड्स के, अल्कोहलिज्म के, कैनाबीस के कि कोकीन के? तो डेलिरियम ट्रेमर्स किसके विड्रावल सिम्टम्स हैं? सबको पता होना चाहिए। तो ये है किसके? अल्कोहलिज्म के। जो लोग लंबे टाइम तक शराब पीते हैं, आफ्टर दैट उनकी शराब अचानक से छुड़वा दी जाए तो एज अ विड्रावल के तौर पर उनकी बॉडी डेलिरियम ट्रेमर्स दिखाएगी। ये डेलिरियम ट्रेमर्स कभी कभी इतने ज़्यादा हानिकारक और ख़तरनाक हो सकते हैं कि मरीज अपनी जान भी दे देता है। तो यहाँ पर सीवियर अल्कोहल विड्रावल सिम्टम में शेकिंग है, कन्फ्यूज़न है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की क्या होते हैं? डेलिरियम ट्रिमर्स, जो कि 2 से 5 दिन के बाद, यदि आपने ड्रिंक आज आपकी ड्रिंक स्टॉप करवाई, दारू पी रहे थे आप, आज आपकी दारू छुड़वा दी, 2 से 3 दिन के बाद आपकी जो कंडीशन होगी जिसमें आपके हाथ पैर फड़फड़ाएंगे, बीपी हाई होगा, आपको ट्रिमर्स आएंगे। तो क्या है यहाँ पर? डेलिरियम ट्रिमर्स। विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग? यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस माँ को कौन सी मेडिसिन आप नहीं देंगे? ऑप्शन में यहाँ पर प्रोप्रानॉल, सेफेलोस्पारिन, जिडोब्यूडिन या फिर सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी मेडिकेशन ब्रेस्ट फीडिंग वाली माँ को कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? प्रोप्रानॉल तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, सेफेलोस्पारिन एक एंटीबायोटिक है, जिडोब्यूडिन एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि HIV एड्स के मरीज में यूज़ की जाती है। तो जो आप नहीं देंगे वो होगी सल्फोनाइल यूरिया। क्या होगी? सल्फोनाइल यूरिया, क्योंकि एक एग्रीकल्चर वाली ड्रग है जो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है। और यहाँ पर ये मेडिसिन एंटी डायबिटिक ड्रग के तौर पर भी यूज़ की जाती है। किसको? डायबिटिक मेलाइटस 2 को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर सल्फोनाइल यूरिया क्यों नहीं देना है? क्योंकि आपके मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग आपका बच्चा करता है तो उसके साथ में बच्चे को अफेक्ट करेगी, इसलिए नहीं देना है। क्या? सल्फोनाइल यूरिया डायबिटिक 2 के लिए जो डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 है उसके लिए भी यूज़ होती है और ये एग्रीकल्चर फॉर्म में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज रामसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो रामसे स्केल किसके असेसमेंट में यूज़ होती है? सेडेशन, पेन, अराउजल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। रामसे स्केल किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ होती है सेडेशन के लिए। किसके लिए? सेडेशन लेवल चेक करने के लिए। यहाँ पर स्कोरिंग दी जाती है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेडेशन के लिए। इसका नाम ही है रैमसे सेडेशन स्केल। पर्सन में कितना सेडेशन लेवल है? 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। सीवियर कैटेगरी यहाँ पर कंसीडर की जाती है डीप कोमा। तो यहाँ पर पेशेंट इज एंजियस, इज एजिटेटेड, रेस्टलेस है या फिर एजिटेशन है तो उसको 1 स्कोर देंगे आप। कोऑपरेटिव है, ओरिएंटेड है तो 2 दे देंगे आप। रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो भी कॉमन कमांड आप देते हैं तो 3 देंगे। पेशेंट एग्जिबिट ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्लैपलर, टैप और लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस। पेशेंट कोई भी खूब तेज साउंड वगैरह होता है तो उसकी तरफ भी रिस्पॉन्ड कर रहा है तो 4। फिर यहाँ पर पेशेंट यदि लाउड स्पीकर चल रहे हैं, लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस भी है और यहाँ पर लाइट भी आप बहुत तेज मार रहे हैं तब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर एंड में नो रिस्पॉन्सिव तो 6 दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप में यहाँ पर आपका सेडेशन लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज
द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो हर एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम में कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर तो डिस्टर्ब होता ही होता है जो सिग्नल देने के काम करेंगे। अब ओसीडी वाले मरीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा? डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन या फिर सेरोटोनिन। तो ओसीडी वाले मरीज में पूछा है, तो ये ओसीडी में भी डिस्टर्ब होगा, डिप्रेशन में भी डिस्टर्ब होता है, और वो है सेरोटोनिन। क्या है? सेरोटोनिन। ओसीडी वाले मरीज में क्या होगा कि उसको कुछ भी करने का लगेगा कि ये बार बार करना है, मैंने गेट नहीं लगाया तो बार बार चेक करने जाएगा। उसके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं वो उसका ऑब्सेशन है, और जो काम वो जाके कर रहा है बार बार वो कंपल्सन है। याद रखें, थॉट्स दैट मीन्स ऑब्सेशन, और जो आप जाके करते हैं वो क्या है? आपका कंपल्सन। तो यहाँ पर ओसीडी का जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा वो क्या होगा? सेरोटोनिन। अब यहाँ पर एसिटाइलकोलिन हाई हो जाता है डिप्रेशन में, लो रहेगा एल्जाइमर में। नॉरएपिनेफ्रिन मलेरिया में हाई रहेगा, सिजोफ्रेनिया में हाई होगा, लेकिन डिप्रेशन में घट जाएगा। सोमेटोस्टेटिन हंटिंगटन डिसीज कॉज करेगा यदि बढ़ गया लेवल तो। डोपामिन का लेवल मैनिया और सिजोफ्रेनिया में बढ़ जाता है, जबकि पार्किंसन और डिप्रेशन में घट जाता है डोपामिन। सेरोटोनिन का लेवल तो घट ही जाता है डिप्रेशन में घटेगा, ओसीडी में घटेगा, लेकिन एंजाइटी अटैक आता है तभी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो एनिमल से ह्यूमन में जो इन्फेक्शन होता है वो कहलाता है जूनोटिक इन्फेक्शन। और यहाँ पर जूनोटिक इन्फेक्शन कौन सा है? पर्ट्यूसिस, तो ये तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होगा। प्लेग, मलेरिया या फिर पोलियो। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन एनिमल टू ह्यूमन मतलब जूनोटिक है, और जूनोटिक इनमें क्या है? प्लेग है। क्या है? प्लेग, जो एर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होगा। जो फ्ली है वो किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल्स के या फिर जो रेट्स वगैरह के ऊपर से बैठ के आई हैं, फिर उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो आपको डिसीज़ देगा, एर्सीनिया पेस्टिस। तो प्लेग क्या हो गई? एक जूनोटिक इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज अ ट्रू रिगार्डिंग लंबर पंचर मेथड। लंबर पंचर मेथड के लिए सही क्या है? ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टेप, नी चेस्ट पोजिशन विल बी गिवन टू पेशेंट, निडल पास्ट बिटवीन थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, या फिर ये कह सकते L3 to L4 या फिर L4 to L5, फिर ऑल ऑफ दी अबव। लंबर पंचर CSF बाहर निकालना है टेस्टिंग के लिए, तो लंबर पंचर किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पाइनल टेप भी कहा जाता है, सी शेप पोजीशन दी जाती है, इसको आप नी चेस्ट पोजीशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर निडल कहाँ पे इंसर्ट की जाती है? L3 to L4 या फिर L4 to L5 में। दैट मीन्स आपके आंसर क्या हैं? सभी सही हैं। नी चेस्ट पोजीशन ये रही, सिटिंग पोजीशन भी एक दी जाती है जिसमें सी शेप पोजीशन बन जाएगी वो। नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड ग्लूकोज इन CSF सजेस्टिव ऑफ। तो यदि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का लेवल CSF में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो ये क्या सजेस्ट करेगा? एनसेफेलाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कवरिंग है, अब इसी कवरिंग में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो वो कहलाएगी मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पर यदि CSF में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, दैट मीन्स मरीज को क्या हो गया है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। CSF में लो ग्लूकोज लेवल का मतलब कहलाता है क्या? हाइपोग्लाइकोरेचिया। क्या है? हाइपोग्लाइकोरेचिया। और लो ग्लूकोज लेवल इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये जनरली बैक्टीरियल, फंगल और ट्यूबरक्लोसिस वाली मेनिंजाइटिस में होगा। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस भी बैक्टीरिया के कारण ही होगी, और इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो याद रखें, हाइपोग्लाइको तो आपको समझ में आया कि लो ग्लूकोज लेवल। कोरेचिया का मतलब यहाँ पर CSF है। नेक्स्ट इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग फेनिटोइन इज। तो फेनिटोइन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? फेनिटोइन ड्रग ऑफ चॉइस है एपिलेप्सी के लिए, तो यहाँ पर कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग गम्स, जिंजिवल हाइपरप्लासिया, कुसनॉइड अपीयरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फेनिटोइन जो कि ड्रग है, एपिलेप्टिक ड्रग है,
तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? इसका साइड इफेक्ट होगा जिंजिवल हाइपरप्लासिया। क्या है? जिंजिवल हाइपरप्लासिया और ओवर ग्रोथ ऑफ गम टिश्यू अराउंड द टिश्यू। आपके दांतों की तरफ जो गम्स टिश्यू हैं उनमें ज़्यादा ग्रोथ होना। हाइपरप्लासिया का मतलब है क्या? ओवर ग्रोथ होना। तो यहाँ पर फेनिटोइन क्या है? कैपिलेप्टिक ड्रग है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। जिंजिवल हाइपरप्लासिया इसका क्या हो गया? एक साइड इफेक्ट हो गया। और भी साइड इफेक्ट होते हैं, हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिट, कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन जो एक यहाँ पर क्लासिकल साइड इफेक्ट पहुँचा है वो क्या होगा? जिंजिवल हाइपरप्लासिया, दांतों के चारों तरफ गम्स है, उन गम्स में एक्स्ट्रा टिश्यूज़ की ग्रोथ का होना। नेक्स्ट इज Ram, a 32-year male, has been admitted to the intensive care unit for following a motor vehicle accident. Assessment found a positive Kullin sign. What does this indicate? Kullin sign पूछा है। Kullin sign किस में देखने को मिलेगा? मरीज आईसीयू में है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, पॉजिटिव Kullin sign निकला है। तो ये क्या है? किस में निकलेगा? हीमोथोरैक्स में, स्कल फ्रैक्चर में, पेल्विक फ्रैक्चर में कि रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर में? किस केस में मरीज के लिए Kullin sign देखने को मिलेगा? तो होगा रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर। क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर। अम्बलाइकस के यहाँ पर है जो ब्लीडिंग टाइप से दिखेगा, डिस्कलरेशन दिखेगा लेफ्ट फ्लैंक रीजन में, वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ग्रे टर्नर साइन। और यही साइन यदि ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका? Kullin sign। Kullin sign हेमरेजिक डिस्कलरेशन है अम्बलाइकल एरिया के पास में, जो अम्बलाइकस है नाभि उसके पास में। इंट्रापेरिटोनियल है, इंटरनल कुछ ब्लीडिंग हुई है लेकिन बाहर ब्लड नहीं दिख रहा है, स्किन कटी नहीं हुई है। तो ये क्या कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है? कहाँ पर? अम्बलाइकस के एरिया में, अम्बलाइकस नाभि के आपके चारों तरफ। तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगी? आपकी Kullin sign। लेकिन जब यही चीज़ जो फ्लैंक एरिया है, ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में देखने को भी मिलेगा। क्या? ग्रे टर्नर साइन। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्या है? आपका Kullin sign। नेक्स्ट वन इज एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन इफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। एज एन इनहेलर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। किसको कम करने के लिए? मसल टोन को, सीक्रेशन को, नोजिया, वॉमिटिंग को, कि ऑल ऑफ दी अबव? एट्रोपिन यूज़ की जाती है म्यूकस सीक्रेशन को कम करने के लिए, ताकि म्यूकस सीक्रेशन कम होगा तो आप एस्पिरेशन से मरीज को बचा सकते हैं। अदरवाइज मरीज आप कुछ भी कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो जाए? मरीज एस्पिरेट कर जाए जो भी म्यूकस मुंह में आए, तो उस म्यूकस सीक्रेशन को कम करने के लिए एट्रोपिन है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन, अर्ली फीचर्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग। यदि मरीज को ओवरडोज हो गई है एस्पिरिन, तो यहाँ पर क्या साइन देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर रैसेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर या फिर हेडेक। तो यहाँ पर एस्पिरिन जनरली क्यों दी जाती है? एस्पिरिन उन लोगों को आप नहीं देते हैं जिनको प्लेटलेट्स काउंट घटने का डर हो, क्योंकि ये क्या करेगी? खून को पतला करने का काम भी करती है। तो यहाँ पर एस्पिरिन है, यहाँ पर यदि ये क्या हो जाए? ओवरडोज हो जाए तो यहाँ पर क्या साइन देखने को मिलेंगे? रेसेस होंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, रिंगिंग सेंसेशन होगा कानों में, कि हेडेक होगा। क्या होगा? तो यदि एस्पिरिन ओवरडोज हो जाती है तो यहाँ पर मरीज के कानों में रिंगिंग साउंड, टिनिटस जिसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर? टिनिटस। टिनिटस है जो देखने को मिलेगा। मरीज को लगेगा कि कानों में घंटियाँ सी बज रही हैं वो। और यदि इसका एंटीडोट पूछे एस्पिरिन का तो वो क्या होगा? वो कहलाता है एक्टिवेटेड चारकोल। क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल। जो सैलिसिलेट हैं, क्या है? सैलिसिलेट और एस्पिरिन है, इनके लिए यदि एंटीडोट पूछें तो क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट वन,